अवकल समीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं, उनके विभिन्न प्रकार क्या होते हैं और अवकल समीकरणों को किस प्रकार से किन विधियों के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे पास में है। इन उदाहरणों में आप विभेद कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में कोई भी हमारे पास में अवकलज गुणांक नहीं शामिल है, परंतु इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 में हमारे पास में जो आश्रित चर था y, उसका स्वतंत्र चर x के सापेक्ष जो है वो अवकल गुणांक दिए गए हैं। तो इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं जिनमें आश्रित चर का किसी स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज गुणांक प्राप्त होता है, उन्हें हम अवकल समीकरण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि अवकल समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर अवकल समीकरणों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक साधारण समीकरण और दूसरा आंशिक समीकरण। जब हम साधारण समीकरणों की बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो आश्रित चर है उसका आश्रित चर y, यहाँ पर जो आश्रित चर है वो क्या है, y है, उस y का केवल x के सापेक्ष जो कि एक स्वतंत्र चर है के सापेक्ष ही अवकल गुणांक यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार के समीकरण जहां पर आश्रित चर का केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक दिया गया होता है उसे हम साधारण समीकरण कहते हैं। इसके स्थान पर यदि कोई आश्रित चर z है और उस z का दो स्वतंत्र चरों x और y के सापेक्ष में यदि अवकल गुणांक हमें वहां पर प्राप्त होता है तो इस प्रकार के समीकरणों को हम आंशिक समीकरण कहते हैं। अब हम अवकल समीकरणों की कोटि एवं घात के विषय में जानेंगे, यानी कि व्हाट आर द ऑर्डर एंड डिग्रीज ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर दैट पर्पस हमारे पास में यहाँ पर 4 उदाहरण हैं। इन 4 उदाहरणों के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी अवकल समीकरण की डिग्री यानी कि उसकी घात और उसका ऑर्डर क्या होता है। जैसे हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है dy/dx इक्वल टू e टू दी पावर x। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अवकल गुणांक है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। तो यहाँ पर जो है पहली बार हमने डिफरेंशिएट किया था तो इसका ऑर्डर हो गया 1। और जब हम डिग्री की बात करते हैं, जब हम उसकी घात की बात करते हैं तो हमारे पास में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है किसी भी अवकलज समीकरण में, जो उच्चतम अवकलज गुणांक है, उस उच्चतम अवकलज गुणांक की जो घात होती है वह हमारी इस अवकलज समीकरण की घात होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो उच्चतम अवकल समीकरण है वो dy/dx है, तो इसकी घात जो है हमारे पास में हो गई यहाँ पर 1। इसी प्रकार से अब हम उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा उच्चतम अवकलज गुणांक है वो d3/dx³ है, यानी इस उच्चतम अवकलज गुणांक का ऑर्डर जो है वो कितना है, 3 है। और इस उच्चतम अवकलज गुणांक की जो हमारे पास में पावर है, घात है, वो कितनी है, 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1, यानी कि इसका कोटि है 3 और इसकी जो घात है वो कितनी है, 1 है। सिमिलरली इसी प्रकार हम जब इक्वेशन नंबर 3 पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें dy/dx प्लस साइन ऑफ dy/dx इक्वल टू 0 मिलता है, परंतु इस समीकरण के अंदर जो साइन dy/dx है वो एक बहुपद को परिभाषित नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसकी घात तो परिभाषित नहीं होगी, परंतु जो उच्चतम अवकलज गुणांक है वो dy/dx है, तो इसलिए इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 1 और डिग्री जो यहाँ पर होगी इसकी वो नॉट डिफाइंड होगी। Similarly, in the equation number 4, y" minus y' equal to 0 है। इसका मतलब है y" से तात्पर्य है कि इसका जो उच्चतम अवकलज गुणांक है वो 2 है, अतः इसका जो ऑर्डर है वो 2 है और इसकी उच्चतम अवकलज गुणांक की जो पावर है वो 1 है। तो यहाँ पर डिग्री इसकी कितनी होगी, 1 होगी। तो इस प्रकार हमने जाना कि अवकल समीकरणों की कोटि एवं घात को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो दिए गए अवकल समीकरण होते हैं उसमें हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास में उच्चतम अवकलज गुणांक है और उस उच्चतम अवकलज गुणांक की जो पावर होती है वो उसकी क्या कहलाती है, घात कहलाती है। यहाँ पर एक और चीज जो महत्वपूर्ण है वो हमें अपने ध्यान में रखना है कि जितने भी हमने यहाँ पर उदाहरण देखे उस सभी उदाहरणों में हमने देखा कि जो अवकलज गुणांक थी उन सभी की जो पावर थी वो एक धनात्मक पूर्णांक थी। कोई भी यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह जो है वो पावर का नहीं है, घात का नहीं है, और ना ही यहाँ पर कोई हमारे पास में कर्णीय चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं। तो अतः कोटि एवं घात को परिभाषित करते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि अवकलज समीकरण में कोई ऋणात्मक घात ना हो और ना ही उसमें कोई कर्णीय का चिन्ह हो, स्क्वायर रूट का साइन हो। अब हम जानते हैं कि अवकल समीकरणों के हल कितने प्रकार के होते हैं। तो अवकल समीकरणों के हल 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यापक हल और दूसरा विशिष्ट हल। व्यापक हल ऐसा कोई भी अवकल समीकरण जिसको हल करने पर हमें उसमें स्वेच्छ अचर
उपस्थित हो, मौजूद हो उसके अंदर, मतलब हमने समीकरण को हल तो किया है परंतु उसमें से जो हमारे पास में आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, स्वेच्छ अचर था, वो विलोपित नहीं हुआ है। इसी स्वेच्छ अचर को जब हम कोई मान दे देते हैं व्यापक हल में, तो जो हमें हल प्राप्त होगा वो हमारे पास में क्या होगा, विशिष्ट हल प्राप्त होगा। जब हम व्यापक हल की बात करते हैं और यदि हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर का यदि हमारे पास में अवकल समीकरण है तो उसमें एक स्वेच्छ अचर मौजूद होगा। यदि सेकेंड ऑर्डर का कोई अवकल समीकरण है तो उसमें दो अचर मौजूद होंगे। यदि हमारे पास में थर्ड ऑर्डर का अवकल समीकरण का हल है तो उसमें तीन स्वेच्छ अचर मौजूद होंगे। और इसी प्रकार यदि चौथे ऑर्डर का हमारे पास में अवकल समीकरण का हल प्राप्त होता है तो उसमें जो है हमारे पास में चार स्वेच्छ अचर मौजूद होंगे। परंतु जब हम विशिष्ट हल की बात करते हैं तो उसका कोई भी जो है ऑर्डर हो अवकल समीकरण का, उसके अंदर कोई भी स्वेच्छ अचर मौजूद नहीं होगा। यानी चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो, चाहे वो थर्ड ऑर्डर हो, चाहे वो फोर्थ कोटि का हमारे पास में अवकल समीकरण हो, उसमें कोई भी स्वेच्छ अचर मौजूद नहीं होगा। यानी स्वेच्छ अचर की संख्या जो है वो कितनी होगी, वो शून्य होगी। ये डिफरेंस आपको विशेष तौर से याद रखना है। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। सत्यापित कीजिए कि फलन y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 1 अवकल समीकरण y डबल डैश माइनस y डैश का हल है। ये फलन y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 1 y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0 का हल होगा यदि हम इस फलन को जितने बार हमारे पास में ये अवकल समीकरण का ऑर्डर है उतने बार डिफरेंशिएट करके जो वैल्यूज हमें प्राप्त हो रहे हैं वो इस अवकल समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करें और दोनों का मान यदि हमारे पास में बराबर होता है तो यह दिया गया फलन इस अवकल समीकरण का एक हल होगा। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हल हमारे पास में है, दिया गया फलन y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 1, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा y डैश इक्वल टू e टू दी पावर x, दिस इज द सेकेंड वन। पुनः x के सापेक्ष समीकरण एक का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा y डबल डैश इक्वल टू e टू दी पावर x, दिस इज द थर्ड वन। अब जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में जो हमें y डैश और y डबल डैश की वैल्यू मिली है वह हम इस अवकल समीकरण में सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिया गया अवकल समीकरण y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0 है। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, y डबल डैश माइनस y डैश। y डबल डैश की वैल्यू हमारे पास में थी ex और y डैश की वैल्यू भी हमारे पास में थी e टू दी पावर x। e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x विल गिव राइज टू 0 और ये 0 किसका वैल्यू है, RHS का वैल्यू है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों साइड बराबर हो गई। इससे ये सिद्ध होता है कि y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 1 y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0 का एक हल है। अवकल समीकरणों की रचना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अवकल समीकरणों की संरचना की सबसे पहले दिया हुआ समीकरण लिखेंगे। नंबर 2, x के सापेक्ष क्रमिक अवकलन ज्ञात करेंगे और उसको उतनी बार ही हम अवकलित करेंगे जितने स्वेच्छ अचर उस समीकरण में मौजूद हैं। नंबर 3 स्टेप्स, उपरोक्त दो चरणों में हमें जो भी समीकरण प्राप्त होंगे उन समीकरणों से हम स्वेच्छ अचरों को विलोपित करेंगे और इस प्रकार जो हमें अभीष्ट समीकरण प्राप्त होगा वो हमारा अवकल समीकरण होगा। अब हम उन्हीं चरणों के आधार पर एक प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न हमारे पास में दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला एक अवकल समीकरण हमें ज्ञात करना है। इस दीर्घवृत्त की नाभियां जो है वो x अक्ष पर है और उसका केंद्र मूल बिंदु पर है। अर्थात हमारे पास में जब हम इसको बनाएंगे तो ये इस प्रकार से फॉर्म हो जाएगा। ये सारी दीर्घवृत्त की फैमिली हो गई, ये केंद्र हो गया, ये इनकी नाभियां हो गई। तो इस प्रकार हमें ये दीर्घवृत्त की एक संरचना प्राप्त हुई। इस प्रकार जो हमारे पास में दीर्घवृत्त दिया गया है उसका समीकरण होगा, दिया गया दीर्घवृत्तों के कुल का समीकरण x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्तों की फैमिली का एक समीकरण है।
अब हम इस समीकरण को x के सापेक्ष अवकलित कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलित करने पर हमें प्राप्त होगा 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y अपॉन b स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0 और y अपॉन x dy बाई dx इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ फर्स्ट टाइम जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया। अब जो हमें फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने पर प्राप्त हुआ था, अब हम उसको पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा y अपॉन एक्स डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ द सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट दैट विल बी गिवन बाई फॉर द y अपॉन एक्स। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और दिस कैन बी रिटन एज y अपॉन एक्स डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स equal to 0 or by taking the LCM we can get xy d2 by dx square plus x dy by dx का होल स्क्वायर माइनस y dy by dx इक्वल टू 0 जो कि दिए गए दीर्घवृत्तों की फैमिली का एक अभीष्ट अवकल समीकरण होगा। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले अवकल समीकरणों को हम 3 विधियों से हल कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास में जो विधि है वो है पृथक्करणीय विधि, यानी कि बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। इस विधि में हम x और y के वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं और x के फलनों को dx तथा y के फलनों को dy से संबद्ध करते हैं। दूसरी विधि है समघातीय समीकरणों को हल करने की। इस विधि में हमारे पास में जो समघातीय समीकरण होता है उसमें x की जगह पर हम vy या y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करके उस समीकरण को समघातीय रूप में रूपांतरित करते हैं और फिर उसे रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर पूर्ववर्ती विधि यानी पृथक्करणीय विधि से जो है हम उसको हल करते हैं। तीसरी विधि है हमारे पास में रैखिक समीकरणों को। इस प्रकार के समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले हम उसमें जो है समाकलन गुणांक ज्ञात करते हैं और फिर दिए गए फार्मूले के आधार पर हम उस क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। अब हम प्रथम विधि जो कि पृथक्करणीय विधि थी उस विधि का उपयोग करते हुए इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास में प्रश्न है अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई वेयर y डज नॉट इक्वल टू 0 का हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। तो इसको हम हल करते हैं। दिया गया समीकरण है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई। वी विल ट्राई टू सेपरेट द वेरिएबल्स, यानी कि जो हमारे पास में चर हैं उन चरों को हम पृथक करने की कोशिश करेंगे, यानी y वाले टर्म्स y dy के साथ आ जाए और x वाले टर्म dx के साथ में आ जाए। सो वी कैन हैव और दिस कैन बी रिटन एज 2 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 dx। तो यहाँ पर यू कैन सी कि जो y वाले टर्म्स थे वो एक साथ हैं और जो x वाले टर्म्स थे वो एक साथ हैं, यानी कि हमने जो है वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया है। अब इन दोनों पक्षों का यहाँ पर हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वाई डी वाई equal to integration of x plus 1 dx, or that can be written as 2y minus y square upon 2 equal to x square upon 2 plus x plus c1। c1 यहाँ पर कोई कांस्टेंट है। This can be solved as 4y minus y square upon 2 equal to x square plus 2x plus c1 upon 2, or you can write x square plus y square plus 2x minus 4y plus 2c1 equal to 0, or this can be written as x square plus y square plus 2x
माइनस 4y प्लस c इक्वल टू 0, वेयर c इक्वल टू 2c1, जो कि हमारे पास में एक दिए गए समीकरण का हल है। अब हम समघातीय समीकरणों को हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में जो समीकरण है वो 2/e⁻x/y dx प्लस y माइनस 2x e⁻x/y dy इक्वल टू 0 है। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ये समघातीय है, और फिर अगर ये समघातीय सिद्ध हो जाता है तो हमें इसका हल ज्ञात करना है। हम इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया समीकरण हमारे पास में है 2/e⁻x/y dx प्लस y माइनस 2x e⁻x/y dy इक्वल टू 0. This can be written as dx upon dy equal to 2x e⁻x/y minus y, or you can write upon 2y e⁻x/y. ये फर्स्ट समीकरण हो गया। लेट कर लेते हैं कि ये जो है f(x,y) के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू f(x,y). f(x,y) है। समघातीय सिद्ध करने के लिए अब हम इसमें f लैम्डा x लैम्डा y को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी जहां पर भी हमारे पास में x है वहां पर हम लैम्डा x लिखेंगे, और जहां पर y है वहां पर हम लैम्डा y लिखेंगे। तो हमें ये मिल जाएगा लैम्डा 2x⁻x/y माइनस y अपॉन लैम्डा 2y e⁻x/y, और दैट कैन बी रिटन एज f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा टू द पावर f ऑफ x y, यानी कि ये 0 पावर का एक समघातीय समीकरण है। अब हम इस समीकरण को हल करने की कोशिश करते हैं। दिया गया अवकल समीकरण हमारे पास में है dx/dy इक्वल टू 2x e⁻x/y माइनस y अपॉन 2y e⁻x/y। इसको सॉल्व करने के लिए माना कि x इक्वल टू vy, दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू x/y। नंबर 2, अब हम इसको जो है y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा dx/dy इक्वल टू v प्लस y dv अपॉन dy। ये हमारे पास में तीसरा समीकरण हुआ। अब ये जो सेकंड और थर्ड की वैल्यू थी ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा v प्लस y dv अपॉन dy इक्वल टू 2v e⁻v माइनस 1 अपॉन 2e⁻v, और दिस कैन बी रिटन एज y dv अपॉन dy इक्वल टू 2v e⁻v माइनस 1 अपॉन 2ev minus v. There you can write y dv upon dy equal to 2vev minus 1 minus 2vev upon 2ev. This 2ev and 2ev will cancel and we will get minus 1 upon 2e⁻v. अब हम इसे पृथक्करण विधि से अलग लिखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2e⁻v dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y dy। अब इन हम दोनों पक्षों का जो है वो समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ ab dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y dy। दिस कैन बी रिटन एज 2 ev इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ y प्लस c। बट जो v की वैल्यू थी वो हमारे पास में थी, v की वैल्यू हमारे पास में थी, v इक्वल टू था x अपॉन y। उस x अपॉन y को हम यहाँ पर v की जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 e⁻x अपॉन y इक्वल टू माइनस लॉग x अपॉन y प्लस c। बट जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है x इक्वल टू 0 है when y इक्वल टू 1। Substituting these value we will get 2 इक्वल टू c। तो यहाँ पर जो c की वैल्यू मिली वो हमें मिली 2। नाउ वी कैन राइट 2 e⁻x अपॉन y इक्वल टू माइनस लॉग x अपॉन y प्लस 2, और यू कैन राइट
2e⁻x upon y plus log mod of x upon y equal to 2. This is the required solution of the homogeneous equation. रेखिक समीकरणों को हल करना। यदि रेखिक समीकरण dy by dx plus py equal to q है तो इसका हल होगा y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर equal to इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c, जहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मान है e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ p dx. Now we can take the one more example. अवकल समीकरण x dy by dx plus 2y equal to x स्क्वायर का हमें जो है व्यापक हल ज्ञात करना है। चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए हम जो समीकरण है x dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को dy by dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर dy by dx प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू x। यहाँ पर p की वैल्यू है 2 अपॉन x और q की वैल्यू है x। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी कि e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x dx। दिस विल गिव अस e टू दी पावर 2 ऑफ log x और से e टू दी पावर log x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर। अतः दिए गए समीकरण का हल होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ q यानी कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर dx प्लस c, और यू कैन राइट y x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x क्यू dx प्लस c, देन वी कैन राइट x स्क्वायर y इक्वल टू x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। There you can write 4x square y equal to x to the power 4 plus 4c, or you can write y equal to x square upon 4 plus 1 upon x square c. This can be written as y equal to x square upon 4 plus c x to the power minus 2. This is the required solution of the given equation. तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि अवकल समीकरण क्या होते हैं, अवकल समीकरणों को हम किस प्रकार से फॉर्म कर सकते हैं और उनका हल हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।